हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल 9 न्यू स्टोरी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 10th क्लास के लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी के बारे में बताने वाले हैं। यानी डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लड़ने की पूर्ण गारंटी है। तो आइए इस सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं लोकतांत्रिक के बारे में। दोस्तों, लोकतांत्रिक क्या है? लोकतांत्रिक शासन को हम जनतांत्रिक शासन, प्रजातांत्रिक शासन, गणतांत्रिक शासन भी कहते हैं। यानी जिसमें जनता की भागीदारी हो उसे हम लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। यानी लोकतंत्र में जनता अपनी मनपसंद से प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, तो इसे हम लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। इसमें जनता की पूर्ण भागीदारी होती है। इसमें जनता की पूर्ण भागीदारी होती है। दोस्तों, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं और ये डेमोक्रेसी अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, डिमोस प्लस क्रेसी। डिमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेसी का अर्थ होता है शासन। यानी दोनों को मिलाने से बनता है जनता का शासन। तो लोकतंत्र का अर्थ हो जाएगा जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतांत्रिक शासन में जनता की पूर्ण भागीदारी होती है। तो आइए हम 10th क्लास के लोकतंत्र को जानते हैं और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। संघराज्य का अर्थ बताएं। संघराज्य का अर्थ बताएं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कई बार कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं, उसे संघराज्य कहते हैं। उसे संघराज्य कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। यानी 2 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय लोकतंत्र एक प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। यानी एक प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। इसमें शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। यानी जनता के द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन जनता के प्रति जवाबदेह है। इसमें लोक प्रतिनिधि जनता के बीच से चुने जाते हैं और जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं और जनता के लिए शासन का संचालन करते हैं। इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। आप लोग ये भी जान सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है कैसे। इस कथन का सबसे पहले परिभाषा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो वो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। यानी 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, हाल के दशक में यह परंपरा बनी हुई है कि किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई तो उसके जगह उसके ही किसी परिजन को चुनाव का टिकट दे देना परिवारवाद कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि हाल के दशक में अनेक पार्टियों में ये परंपरा बनी हुई है कि किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई भी सीट खाली हो तो उसे के ही सगे संबंधियों को चुनाव का टिकट दे देना, ये परिवारवाद कहलाता है। जो ये लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस प्रकार परिवारवाद आज भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। चलिए, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ये VVI क्वेश्चन है, यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इसे याद करना न भूले। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशी बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की गई बड़ी धनराशि, उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार, समानता और असंतुलन आदि आर्थिक अपराध है। यानी कहा जाता है कि आर्थिक अपराध क्या है? जो आर्थिक दृष्टि से शोषण किया जाता है उसे आर्थिक अपराध कहते हैं। जैसे विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशी बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की गई बड़ी धनराशि जिसको हम काला धन बोलते हैं, उच्च न्यायिक पदों पे व्याप्त भ्रष्टाचार, उच्च पदों पे भ्रष्टाचार हो, असंतुलित आदि आर्थिक अपराध कहलाता है। यही सबको हम आर्थिक अपराध कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। यानी 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है
कैसे? हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। कैसे? इसका आंसर हो जाएगा कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। विभिन्न समुदायों के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं किंतु उनका हित समान होगा। जैसे मुंबई में मराठों की हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी यानी अलग थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है किंतु उनका क्षेत्र एक ही था। उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र के उत्तर भारतीय थे। उनका हित समान था और वे सभी अपनी व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे यानी लगे हुए थे। यही कारण है कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी फिर से एक बार समझेंगे, जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह फील होने लगता है कि ये दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे देखना न भूलें। यानी कई बार क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य देश में विद्यमान समुदायों को शासन में सहभागी बनाने से है। वैध शासन व्यवस्था वही है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है। सभी को राजनीतिक शक्तियों में साझेदारी की व्यवस्था की जाती है। कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक शासन ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है और राजनीतिक शक्तियों में साझेदारी की व्यवस्था की जाती है और सभी अपने अपने भागीदारी को निभा सकते हैं। इसमें कोई रोक यानी प्रतिबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 से 72 ईस्वी के बाद के वर्षों में देश के सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था और लड़खड़ा गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि ने भारत की आर्थिक स्थिति को संतुलित कर दिया, जिसके कारण पूरे देश में असंतोष का माहौल था। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी तथा कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया यानी न्योता पठाया, जिसे बिहार का छात्र आंदोलन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे यानी 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसका आंसर हो जाएगा सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 ईस्वी में राजस्थान के एक अति पिछड़ा क्षेत्र भीम तहसील यानी भीम तहसील में सर्वप्रथम उठाई गई। उसके अंतर्गत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन एवं भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। ग्रामीणों को लग रहा था कि उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घोटाला हो रहा है, जिससे सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन को देखना न भूलें। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कई बार इसे पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर देखेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गाँवों से हुआ। गाँव वालों ने वन विभाग से निवेदन किया कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए उन्हें अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। वन विभाग ने गांव वालों को पेड़ काटने की अनुमति न देकर खेल सामग्री के निर्माताओं को जमीन का वह टुकड़ा व्यवसाय प्रयोग के लिए आवंटित कर दिया। वन विभाग की इस कार्रवाई से गांव वाले काफ़ी दुखी हुए और उन्हें सरकार के इस निर्णय का जबरदस्त विरोध किया, जिससे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इसे याद करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन को देखेंगे। राजनीतिक दल की परिभाषा दें। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की परिभाषा दें।
इसका आंसर हो जाएगा सामान्यतः राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियों एवं कार्यक्रम को तय करना आदि। व्यक्तियों का समूह जब एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होता है तो उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना होता है। उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना होता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार करते हैं। देखिए, जब व्यक्तियों का समूह एक जगह इकट्ठा होता है तो उनके मन में यही भावना उत्पन्न होती है कि हम किसी तरह भी सत्ता को प्राप्त करें। इसके लिए वह सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों, अपनी अपनी प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रमों को तैयार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। कितनी? दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक वैसे राजनीतिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है, इनके कार्यक्रम एवं नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर की होती है, इनकी इकाइयाँ राज्य स्तर पर भी होती है, उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। वैसा राजनीतिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में हो और इनके कार्यक्रम एवं नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर की होती है, इनकी इकाइयाँ राज्य स्तर पर भी होती है, उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है 13 नंबर। दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून क्या है? देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, यानी एमआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर एक कानून बनाया गया जिसे दल बदल कानून कहते हैं। इस कानून के अंतर्गत दी गई शर्तों को सभी सदस्यों को मानना पड़ता है। इन्हीं कहा जाता है कि एक संसद में एक कानून बनाया गया, किस लिए? कि विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए, क्योंकि कोई विधायक इस दल से छोड़ के उस दल में चला जाता है। आज भी तो ऐसा ही है, लेकिन वो कानून बनाया गया ताकि विधायक और सांसद ये दल बदल न करें। इस कानून के अंतर्गत जो भी शर्तें दी जाती है उन्हें सारे सदस्यों को मानना पड़ता है, वही दल बदल कानून है। तो ये आसानी से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुने। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है, विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है तथा आर्थिक आदर्श है। यानी लोकतंत्र एक प्रकार का व्यवस्था है, इसमें अपनी मर्जी से सरकार का चुना जाता है। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन भी है जिसमें जनता अपने मन पसंद से अपने नेता का चुनाव कर सकता है, उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? इसका आंसर होगा हाँ, शिक्षा के अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। नागरिक जागरूकता के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। शिक्षा ही उनके अंदर जागरूकता पैदा कर सकती है, यानी नागरिक जागरूकता के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। अगर उसके अंदर शिक्षा है तो वही उसे उत्तेजित करेगा, उत्साह भरेगा और जागरूकता पैदा कर सकता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि हाँ, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 16 नंबर। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे? इसका आंसर हो जाएगा आतंकवाद देश की एकता और अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा है। इससे देश में शांति और व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे अलगाववाद एवं नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। जिससे अलगाववाद एवं नक्सली गतिविधियों का बढ़ावा मिलता है। इन गतिविधियों से आम लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और लोगों की शांति भंग हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखना न भूलें। और समय के अभाव की वजह से मैंने कुछ महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को यानी लॉन्ग टाइम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है, जो आप किसी भी गेस्ट से याद कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय क्वेश्चनों को भी बता रहे हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी पहले भी मैं बता चुका हूं कि प्रत्येक बुक से यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा
और दो में से एक को जवाब देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग हम याद नहीं करेंगे। यहाँ पे मात्र हम 5 को VVI मोस्ट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन चुन के रखे हैं, जिसमें से आप याद कर लेंगे तो 2 को आ ही जाएगा। तो ठीक है, तो इसे आसानी से याद आप कर सकते हैं, इसलिए इसे टाइप कर दिया है और इसे बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग हर हाल में याद करके जाइएगा, परीक्षा आराम से निकल जाएगा। चलिए, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इससे देखना ना भूले। दूसरा क्वेश्चन है, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में है, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, इसे याद करना ना भूले। 4 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य बताएं, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य बताएं। 5 नंबर क्वेश्चन है, परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन इन 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है। यानी ये 6 बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में दिया गया है। अगर ये आप याद करते हैं तो आराम से आप 7 नंबर यानी 5 नंबर का आता है, आराम से आप एक लिख सकते हैं। एक बुक से मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछेगा और 2 में से एक ही का जवाब देना है, आराम से आप इसे जवाब दे सकते हैं। ये दोस्तों, ये रहा हमारा लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी का वीडियो और इसका क्वेश्चन आंसर। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।